दोस्तों नमस्कार, स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और आज फिर से हम उत्तराखंड के संबंध में फिर से अपनी चर्चा को बढ़ाना चाहते हैं। तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी, हिमालयन सिस्टम के बारे में और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने करी थी। आज हम उसके ड्रेनेज सिस्टम यानी कि इसकी जो निकासी प्रणाली है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि कई सारे ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर्स ओरिजिन हैं कई प्रकार की नदियों के। तो उत्तराखंड में वैसे तो कई सारी नदियां बहती हैं, धाराएं भी कह सकते हैं उनको, और ये धाराएं किसी निश्चित स्थान पर मिलकर एक विशाल नदी का निर्माण करती हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि जब हम गंगा नदी प्रणाली के बारे में हम पढ़ते हैं या यमुना नदी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो यही चीज़ें हमको इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़नी होती हैं। इंडियन ज्योग्राफी में जब हम गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं तब तो हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी तक, ठीक, कि कैसे डेल्टा बनाते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। इस लेक्चर में हम गंगा सिस्टम को देखेंगे सिर्फ वहीं तक जहां तक ये उत्तराखंड से बाहर तक नहीं निकल जाती। ठीक, तो देखिए उत्तराखंड में 3 मेजर रिवर सिस्टम है, गंगा नदी प्रणाली, यमुना नदी प्रणाली और काली नदी प्रणाली। इनके अतिरिक्त भी कई सारी छोटी छोटी नदी प्रणालियां हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है ये, तो एक एक करके हम इन सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा गंगा नदी सिस्टम में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं गंगा नदी प्रणाली से और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है गंगा रिवर सिस्टम, इसके संबंध में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं और मैं डायग्राम भी बनाऊंगा आपके सामने, तब आपको इसका फ्लो समझ में आएगा। गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से, मानी हुई बात। जिस स्थान से ये निकलती है उसको हम कहते हैं गौमुख, ये बात आपको पता ही होगी। और जिस नाम से गंगा नदी देवप्रयाग तक बहती है उसे हम कहते हैं भागीरथी। तो हम कह सकते हैं कि गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये कई सारी धाराओं से मिलके बनी हुई क्या है, एक विशाल नदी है। ठीक, तो ऐसी कई सारी छोटी मोटी धाराएं पहाड़ के अलग अलग हिस्सों से आकर गंगा नदी में प्रवेश कर जाती हैं और इसको एक विशाल नदी का रूप देती हैं। तो देवप्रयाग तक इट इज़ जॉइंड बाय वेरियस ट्रिब्यूटरीज। देखिए अभी मैं आपके सामने मैप बनाऊंगा कि कैसे कैसे ये जो बातें लिखी हुई हैं उसको मैप के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, सिया गंगा, भिलंगना, ये सारी वे नदियां हैं जो देवप्रयाग तक किस में मिल जाती हैं? भागीरथी नदी में। किस में मिल जाती हैं? भागीरथी में मिल जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, भिलंगना भी देखिए, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, उनकी भी अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं और वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भिलंगना राइजेस फ्रॉम द खतलिंग ग्लेशियर। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि ग्लेशियर है कहाँ है। टेहरी में है। ठीक, एंड मर्ज विद भागीरथी एट ओल्ड टेहरी। कहाँ पे मिल जाती है? पुरानी टेहरी में, जो उस समय डूब चुकी है टेहरी, और नई टेहरी का निर्माण कराया गया है। तो जहाँ पर ये नदी भागीरथी से मिलती है उस प्रयाग का नाम है गणेश प्रयाग, और वहीं पर क्या है? टेहरी डैम बना हुआ है। टेहरी डैम एक बहुत ही बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बिजली का उत्पादन करता है, लगभग 2400 मेगावाट्स। ठीक, भिलंगना की भी ट्रिब्यूटरी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भिलंगना की भी कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे कि दूध गंगा, मेध गंगा, बाल गंगा, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? भिलंगना की। ठीक है, ये सारा पानी लेकर भिलंगना नदी किसमें प्रवेश कर जाती है? भागीरथी में। भागीरथी नदी के संबंध में कई सारी पौराणिक कथाएं भी हैं जिसके संबंध में आपको जानकारी होगी कि भागीरथ के प्रयास से आई, और ये भागीरथ राजा कहाँ के थे? अयोध्या के। ये भगवान श्री राम के पूर्वज थे। ठीक है, तो इसके संबंध में जो पौराणिक कथाएं हैं इससे परिचित होंगे, तो उन कथाओं के बारे में हम डिस्कस यहाँ नहीं करने वाले हैं। फिलहाल नाम जो भागीरथी पड़ा है वो उन्हीं के प्रयासों से, अथक प्रयासों से गंगा नदी स्वर्ग से नीचे आई, तब इनका नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला पेज मैंने ब्लैंक छोड़ा है इसीलिए कि मैं आपको धारा के बारे में डायग्राम के जरिए समझाने का प्रयास करूं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है, उसको समझते हैं। देखिए, हमने एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन मान लिया और ये है गौमुख। यहाँ से निकलती है गंगा नदी, सॉरी भागीरथी, और यहाँ पर हम इसको आके रोक लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं देवप्रयाग। क्या नाम रख दिया हमने इसका? देवप्रयाग। हमने क्या रख दिया? नाम है इसका। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर। तो गंगोत्री से लेकर, है ना, देवप्रयाग तक इसकी जो टोटल लेंथ है, ये भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ये है लगभग 205 किलोमीटर। ठीक, तो इस पूरे 205 किलोमीटर की यात्रा में आपको पता ही होना चाहिए कि गंगा नदी या भागीरथी नदी में कई सारी धाराएं आके मिल जाती होंगी, जाहिर सी बात है, और इनके संबंध में भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। इसकी कई सहायक नदियां होंगी, उनकी भी कई सहायक नदियां होंगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क तैयार होता है जो मुख्य धारा में आके मिल जाता है और अपना अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है। जैसे कि गंगा में मिलने के बाद सभी नदियां गंगा ही कहलाती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ तक भागीरथी में मिलने वाली सभी नदियां क्या कहलाएंगी? भागीरथी ही कहलाएंगी। जिसमें से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एक है कौन सी? भिलंगना, जो टेहरी से आती है खतलिंग ग्लेशियर से, और जहाँ पर मिलती है उसका नाम हो जाता है क्या? गणेश प्रयाग हो जाता है। ठीक, तो देवप्रयाग तक भागीरथी नदी ही कहलाती है। और इसी देवप्रयाग में पूरब की दिशा से आ रही होती है एक और विशाल नदी जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा के संबंध में भी हमको जानना है काफ़ी कुछ, क्योंकि भागीरथी की तुलना में अलकनंदा बहुत ज़्यादा पानी लेकर आती है। तो जो वॉल्यूम है वाटर का वो अलकनंदा में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम के जरिए फिर से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ किसके बारे में? अलकनंदा के बारे में। ये देखिए, अलकनंदा रिवर भी अपने आप में एक बड़ा रिवर सिस्टम है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि यमुना भी एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। लेकिन क्योंकि यमुना प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है और अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, ठीक है, इसी प्रकार से अलकनंदा का अस्तित्व देवप्रयाग में आकर समाप्त हो जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भागीरथी का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका महत्व ज़्यादा है उसमें जितनी भी समाने वाली नदियाँ होंगी उनका अस्तित्व हो जाता है समाप्त। अलकनंदा रिवर सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो इस महान नदी का उद्गम होता है सतोपंथ नाम की चोटी से। सतोपंथ नाम की कहाँ से होता है? चोटी से होता है, जो कि अलकापुरी बांक नामक ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है देवप्रयाग तक, क्योंकि देवप्रयाग तक कॉमन हो जाएंगी दोनों नदियाँ, इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 195 किलोमीटर है देवप्रयाग तक। ठीक, अच्छा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पंचप्रयाग का निर्माण भी अलकनंदा रिवर के द्वारा किया जाता है, और लास्ट जो प्रयाग है इसका उसे हम कहते हैं देवप्रयाग। और अलकनंदा नदी ज़्यादा पानी लेकर आती है। क्यों लेकर आती होगी ज़्यादा पानी? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नदियाँ समा रही हैं अलग अलग स्थानों पर। ठीक है, तो ये देखिए, अलकनंदा नदी में देवप्रयाग से पहले 4 और प्रयागों का उल्लेख है, देख लीजिए इसको, और हर प्रयाग का अपना महत्व है। तो अगर मैं एक धारा बनाऊं इस तरीके से और इसका नाम है अलकनंदा, तो सबसे पहले बनने वाला जो प्रयाग है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा कॉमन रिवर है और हर बार हम देखेंगे कि अलकनंदा में कोई ना कोई नदी आकर इसमें मिल जाती है। तो जहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा मिलती हैं उस प्रयाग को कहते हैं विष्णु प्रयाग। और ये रहा विष्णु प्रयाग, और इसको मान लीजिए आप क्या? पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा भी कहीं ना कहीं से निकलती होगी, उसकी भी कुछ सहायक नदियाँ होती होंगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद नंबर आता है नंद प्रयाग का, जहाँ पर कौन सी नदी मिल जाती है? अलकनंदा में नंदाकिनी मिल जाती है। देखिए, हर प्रयाग का अपना महत्व है, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, जबकि एक पर्यटक स्थल भी है। कई सारे पर्यटन यहाँ पर इन
संगमों को देखने के लिए आते हैं, है ना। फिर आता है कर्णप्रयाग, नाम कर्ण का है, ये वही कर्ण है पांडवों के सबसे बड़े भाई कर्ण, कर्ण अर्जुन वाले कर्ण। यहाँ मिल जाती है कौन सी नदी, अलकनंदा में कौन सी समा जाती है, पिंडर। तो मुझे एक एक करके बनाने दीजिए। ये हो गया विष्णुप्रयाग, ये हो गया नंदप्रयाग, इसका नाम नंदाकिनी रख लेते हैं। ये है आपका कर्णप्रयाग केपी, इसमें मिल जाती है अलकनंदा में कौन सी नदी, पिंडर मिल जाती है। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, जिसमें कौन सी नदी मिल जाती है, इसको मैं लिख देता हूँ आरपी, इसमें मिल जाती है आपकी मंदाकिनी नदी, इसका नाम क्या हो जाएगा, मंदाकिनी नदी। और लास्ट में कौन सा प्रयाग है इंपॉर्टेंट, देवप्रयाग, जो यहाँ से आकर कौन सी नदी मिल रही है इसमें, भागीरथी। तो भागीरथी के बाद जब ये कलेक्टिव स्ट्रीम बहती है, उसके बाद इसको कहते हैं क्या, गंगा। उसके बाद इसको कहा जाता है क्या, गंगा। इसके बाद का जो सफ़र है गंगा का, वो चलता है हरिद्वार तक। हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और उसके बाद ये पूरब की तरफ मुड़ जाती है, उत्तर प्रदेश के मैदानों में बहती हुई जाती है। और उत्तर प्रदेश के मैदानों में बहने के साथ साथ भी इसमें कई सारी नदियाँ उत्तर से दक्षिण से मिलती हैं और गंगा को एक इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास एक ब्रीफ नक्शा होना चाहिए। तो सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम किस तरीके से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। वैसे ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ चल रहा है तो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों समझना ज़रूरी है इसको। ठीक है, मान लेते हैं कि गंगा यहाँ से निकलती है और ये इसका मान लेते हैं क्या है, ये रहा इसका क्या, फ्लो। ये रहा यमुना का फ्लो, कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में। गंगा में आप जानते ही हैं कि कई सारी नदियाँ ऊपर से नीचे दक्षिण से उत्तर मिलती हैं और उनकी भी अपनी क्या है, ट्रिब्यूटरीज होंगी। हिमालय से भी बहुत पानी मिलता है गंगा को, यमुना भी बहुत सारा पानी लाती है। यमुना को बहुत सारा पानी मिलता है उसकी ट्रिब्यूटरीज से, जैसे कि नाम सुना होगा आपने, केन, बेतवा, चंबल। ये सारी नदियाँ मिलती हैं मध्य भारत पठार से दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए, यमुना में समा जाती हैं और यमुना खूब सारा पानी लेकर कहाँ पहुँचा देती है, गंगा में। और गंगा एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बन जाता है। इसके बाद भी गंगा में दक्षिण से और उत्तर से पानी पहुँचना जारी है अलग अलग नदियों का। ठीक, बंगाल पहुँचने के बाद इसमें से एक धारा अलग हो जाती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, और इस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है हुगली नदी। नाम सुना होगा हमने, हुगली। और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी इसमें समा जाती है और दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, ये आप जानते हैं। और दोनों नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। पढ़ेंगे इसको हम इंडियन ज्योग्राफी में। तो ये है यमुना नदी सिस्टम के साथ गंगा रिवर सिस्टम का पूरा पूरा फ्लो, और ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम भी है साथ साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते रहे हैं और आते रहेंगे। ठीक है, वापस लौटते हैं इसमें। तो देवप्रयाग में हम देखते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी आकर मिल जाती हैं और इस प्रकार से 5 प्रयागों का निर्माण हो जाता है। एट देवप्रयाग अलकनंदा एंड भागीरथी टर्म्ड एज सास एंड बहू। ये देखिए, अलकनंदा को कहा जाता है बहू और भागीरथी कहा जाता है किसको, सास को, क्योंकि वो पुरानी है, सास है। लेकिन दहेज लेकर कौन आई है, बहुत ज़्यादा पानी लेकर कौन आता है, अलकनंदा। तो अलकनंदा को हम किस नाम से जानेंगे, बहू के नाम से जानेंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हालांकि ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आने की संभावना इसकी कम है, आएगा तो गलत नहीं होगा आपका। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रिब्यूटरीज की भी, ट्रिब्यूटरीज के बारे में। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं से निकलती हैं और वो भी खूब सारा पानी लेकर आती हैं। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके ओरिजिन पे हम चर्चा कर लेते हैं। और ये सारी नदियाँ जो हैं वो 5 प्रयाग वाली नदियाँ ही हैं। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी धौली गंगा। धौली गंगा का नाम ड्राइव किया गया है धौलागिरी नाम की श्रेणी से, और इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, पश्चिमी धौली गंगा निकलती है धौलागिरी से। ये वही धौलागिरी है जहाँ से रामायण के अनुसार हनुमान धौलागिरी पर्वत उठाकर श्रीलंका ले गए थे
और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को फिर से जीवित किया था। नेपाल में स्थित है ये, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा यहाँ से आ रही है और वो भी एक बड़ी नदी है, इसलिए उसकी भी कई सारी सहायक नदियाँ होंगी और उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ होती हैं। ऋषि गंगा, गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? पश्चिमी धौली गंगा की, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से नंदाकिनी निकलती है नंदा घुंटी नामक चोटी से, जो कि त्रिशूल पर्वत के पास स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। पिंडर नदी इज वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक। नंदाकिनी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? ट्रिब्यूटरी पिंडर। और पिंडर भी अपने आप में एक नदी प्रणाली है जिसे कर्ण गंगा भी कहा जाता है और जो निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, इसी से इसका नाम पड़ा है पिंडर। आटागाड़ पिंडर की क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। आटागाड़ इज द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ व्हाट? पिंडर रिवर। फिर आ जाती है मंदाकिनी, राइजेस फ्रॉम मदरांचल रेंज, मदरांचल श्रेणी है ये। और जो यहाँ पर जो ग्लेशियर मौजूद है उसका नाम है चौड़ाबारी ग्लेशियर, जो कि केदारनाथ के पास है। और मंदाकिनी की जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है मधुगंगा और ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इन सब नदियों के अतिरिक्त और भी कई सारी ऐसी नदियां हैं जो अलकनंदा को एक बड़ी विशाल नदी बना देती हैं। इनका नाम है वासुधारा, कंचनगंगा, शीरगंगा, अमृत गंगा इत्यादि, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि गंगा रिवर सिस्टम सिर्फ एक रिवर या एक स्ट्रीम नहीं है, ये कई सारी धाराओं से मिलकर एक विशाल धारा के निर्मित होने की पूरी कहानी है, ठीक है। इसके संबंध में कई सारे इमेजेस आपको कैलेंडर में, जैसे कि देवप्रयाग में दो नदियां आकर मिल रही हैं, दोनों का पानी का रंग अलग अलग होता है, काफ़ी खूबसूरत सा दिखता है। आपने वो कैलेंडर देखा भी होगा, ठीक है। तो इसको एक कह सकते हैं कि एक संकेत मानकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए और यकीनन आपको इस वाले चैप्टर से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना हमेशा रहती है, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम आज हमने देख लिया, कल के एपिसोड में हम दोनों देख लेंगे, यमुना भी और काली भी, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई जारी रखिए। ओके, थैंक यू, सी यू देन।